रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और उसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है समझा दिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक सिस्टम है तो उसमें मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे या केवल एक ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन्स को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अनदर इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बता रखा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं? ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट एंड सेक्स हार्मोन को रिलीज करता हो। ठीक है, ऐसा ऑर्गन विच रिलीजेस गैमेट एंड सेक्स हार्मोन। तो ऐसा कोई ऑर्गन जो गैमेट और सेक्स हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा और जितने भी ऑर्गन होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है। बात नहीं, बार बार नहीं कहूंगा तुम लोगों को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस इज यूट्रस, और यूट्रस जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये इस तरीके से इन्वर्टेड पियर शेप में होता है। ठीक है, ये पूरा मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, दिस इज ओवरी, दिस इज व्हाट? ओवरी। दिस इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब और ओवा डक्ट। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म डक्ट था जो कैरी करता था स्पर्म को, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवा डक्ट और फेलोपियन ट्यूब जो होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ओवा अप टू यूट्रस एंड फ्रॉम यूट्रस इट कैन कम आउट। दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस। दिस रीजन इज कॉल्ड एज, ये सारा मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज सर्विक्स एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेजाइना। अब देखो, ये जो ओवरी है ये मैंने कहा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो बाद बाकी जितने भी ऑर्गन बचे, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब हो या आपका यूट्रस हो या सर्विक्स हो या विजाइना हो, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑल ऑफ देम विल कम अंडर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और नॉट। आ रहा है समझ में? अब एक बात देखो, होता क्या है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तब जाके गैमेट प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो प्यूबर्टी जब अटेन होता है तो प्यूबर्टी इज मार्क्ड। कैसे मालूम चलेगा फीमेल में कि प्यूबर्टी अटेन हो गया? इट विल बी मार्क्ड बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक सेक्सुअल साइकिल होता है। क्या होता है? एक सेक्सुअल साइकिल जो अप्रोक्सीमेटली एवरेज 28 डे का होता है। एवरेज कितने का होता है? 28 डेज का। और हर एक सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा प्रोड्यूस होता है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा प्रोड्यूस होता है। तो प्यूबर्टी अटेन होते ही जो ओवा होता है, ओवा स्टार्ट गेटिंग रिलीज्ड, या स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस और नॉट? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का ही मतलब हो गया कि वन ओवा विल बी प्रोड्यूस्ड और नॉट?
मैंने आपको कहा कि इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एटलीस्ट वन ओवा विल बी प्रोड्यूस्ड। कॉमनली एक ओवा प्रोड्यूस होता है। जब कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी वुमेन में एक से ज्यादा ओवा भी प्रोड्यूस्ड हो जाता है, लेकिन वो कॉमन फिनोमिना नहीं है। कॉमन फिनोमिना यही है कि एक समय में एक ही ओवा रिलीज होगा। तो होता क्या है, जो जब प्यूबर्टी अटेन होता है तो प्यूबर्टी अटेन होते ही इट इज मार्क्ड बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर और नॉट स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्च। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज व्हाट? मेनार्च। तो जैसे ही फीमेल मेनार्च अटेन करेगी, ओवा प्रोडक्शन उसके अंदर शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और एट एज ऑफ 50 to 55 years stopping menstrual cycle stops. Menstrual cycle stops, and this stopping of menstrual cycle is called as menopause. जैसे मेल होते हैं तो मेल में क्या होता है, प्यूबर्टी अटेन होता है तो उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होता है, एंड दिस स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल और नॉट। जब तक वो जिंदा रहेगा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होता है तो वो स्टार्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए मेनार्च। एंड विद द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, द ओवा प्रोडक्शन स्टॉप्स। मतलब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज, मेनार्च से लेकर मेनोपॉज के बीच में ही एक फीमेल मदर बन सकती है, पेरेंट बन सकते हैं या नहीं? है समझ में? तो ये चीज होता है। अब ये कैसे होता है ये समझिए। जो ओवरी होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो जो ओवरी होता है इट प्रोड्यूसेस ओवा। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ओवा। और साथ में ये दो हार्मोन रिलीज करता है, वन इज एस्ट्रोजन एंड अनदर इज प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। जो फीमेल्स होती हैं तो उनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, तो उनके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन केवल। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ब्रिंगिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ब्रिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। जो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग ऑफ यूट्रस। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हार्डनिंग ऑफ यूट्रस। अब होता क्या है ये समझिए। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ये यूट्रस का इनर लाइनिंग है ये एक फ्रेश इनर लाइनिंग बनता है। हर एक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हर एक ओवा के लिए एक नया यूट्रस की लाइनिंग बनेगी या नहीं? जैसे मान लीजिए एक ओवा प्रोड्यूस हुआ और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो ये यूट्रस का इनर लाइनिंग है ये इरोड होगा, यहां से रिमूव होगा, एंड इट विल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे एक ओवा रिलीज हुआ, अब ओवा रिलीज हुआ तो दो चीजें हैं, या तो ओवा फर्टिलाइज होगा या ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा। यदि ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो कुछ समय के बाद ये जब ओवा रिलीज होता है तब जाकर ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू होता है, और इसका काम होता है यूट्रस के लाइनिंग को हार्ड करना है। इसका काम क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का? यूट्रस के लाइनिंग को हार्ड करना, ठीक है। अब ओवा यहां से रिलीज हुआ, ये रिलीज होना शुरू हो गया,
ये हार्ड करना शुरू कर दिया। ओवा जो है इस तरीके से मूव करता हुआ यूट्रस में आएगा। जब वो फेलोपियन ट्यूब में होगा, यदि फेलोपियन ट्यूब में इसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा। यदि ओवा फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करता हुआ यूट्रस में आ गया और यूट्रस में जाकर यदि स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब ओवा रिलीज होता है और वो मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आता है, उस समय जब वो यूट्रस में आता है उस समय तक वो ओवर राइपेंड हो जाता है। ओवर राइपेंड होने के कारण क्या होता है? वो फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे यहां से ओवा रिलीज हुआ, वो रिसीव कौन किया? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के बीच में एक हॉलो स्पेस होता है विच इज लाइन बाय सीलिया। विच इज लाइन बाय व्हाट? सीलिया। क्योंकि आपको मालूम है ओवा एक मोटाइल स्ट्रक्चर है या नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर आपको बता रखा है। तो नॉन मोटाइल तो अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, तो होगा क्या? जैसे ही ये फेलोपियन ट्यूब में आएगा तो इसके अंदर जो पैसेज है उसमें सीलिया है, और सीलिया जो होता है वो पर्टिकुलर वे में एक वाइब्रेट करता है ताकि वो ओवा को आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। तो ओवा जो है इस तरीके से चलते हुए वो यूट्रस तक पहुंचेगा। जब ओवा फेलोपियन ट्यूब में होगा तो इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। यदि ओवा को फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो मैंने आपको ये कहा कि जो यहां से ओवा रिलीज हुआ उसके साथ दो चीजें होंगी, या तो ओवा फर्टिलाइज होगा या ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा। ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये आएगा यहाँ पर, ओवा रप्चर होगा, ये जो इनर लाइनिंग है ये भी रप्चर होगा एंड इट विल रिलीज्ड थ्रू द वेजाइना एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज ए ब्लीडिंग फेज। ठीक है, फिर ब्लीडिंग फेज जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, और जब ब्लीडिंग फेज खत्म हो जाएगा तो फिर से एक ओवा डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, और मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 28 डे का है। तो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? 14th डे। तो 14th डे को एक ओवा फिर रिलीज होगा ओवरी से और उसको फेलोपियन ट्यूब रिसीव करेगा, फिर वही चीज चलेगा। ठीक है, तो ये ओवा जो है यहां से चलता हुआ आया और मान लो यहां पे फर्टिलाइज हो गया। पहला कंडीशन तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइज हो गया तो जो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना शुरू हुआ है, ठीक है, ये रिलीज होते रहेगा, बंद नहीं होगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बंद हो जाएगा रिलीज होना। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये रिलीज होना बंद नहीं होगा, ये रिलीज होते रहेगा और ये यूट्रस को हार्ड करते रहेगा। अब सवाल ये है कि ये यूट्रस को हार्ड क्यों करेगा? ये हार्ड इसलिए करेगा क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बन गया तो वो जाइगोट जब आगे आएगा तो धीरे धीरे डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो डेवलप होगा तो उसकी साइज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी या नहीं होगी? न्यूट्रिशन की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं यूट्रस में वो अटैच होगा, यूट्रस से कहीं ना कहीं वो अटैच होगा और अटैच होके डेवलप होना शुरू होगा। तो जब डेवलप होगा और उसका मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो उसको होल्ड करने के लिए यूट्रस का हार्ड होना जरूरी है कि नहीं? इसको ऐसे समझो, मान लो तुम लोगों ने देखा होगा कच्चा प्लास्टर होता है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो कच्चा होता है या नहीं होता है? दीवार पे प्लास्टर होते देखा है, ठीक है। तो जैसे यूट्रस जब एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो एक यूट्रस एक नया वॉल है समझो, ठीक है। तो ओवा रिलीज हुआ तो ये प्रोजेस्टेरोन उसको हार्ड करना धीरे धीरे शुरू करता है, मतलब प्लास्टर लग गया। अब प्लास्टर पे एक छोटी सी कील लो और ऐसे दबाओ तो तुरंत अंदर धस जाएगा कि नहीं? अब यदि उस पर कुछ वेट डालोगे तब क्या होगा? वो कील नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो जो वॉल है वो अभी हार्ड नहीं हुआ है, इस कारण से उसको उतना वेट बियर आउट करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो हार्ड होगा, व्हाट विल हैपन? वो उस पर कोई वेट रखोगे तो इट कैन होल्ड और नॉट, ठीक है।
तो इसीलिए ये धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, ताकि जब एक बार अटैचमेंट हो जाए तो जब उसका वेट बढ़ेगा बेबी का तो वो डिटैच न हो। यदि किसी व्यक्ति का या किसी वुमेन का यूट्रस का वॉल हार्ड नहीं होता है तो क्या होगा, बेबी थोड़ा सा डेवलप होगा और वो नीचे गिर जाएगा। जैसे ही वो यूट्रस से डिटैच हुआ उसे कहते हैं एबॉर्शन, एबॉर्ट आउट होना। अब वर्ड समझो, जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो यहां से चल के आएगा, यूट्रस के साथ अटैच करेगा, तो जैसे ही यूट्रस में अटैच हुआ डेवलपिंग जाइगोट, तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी इज अटेन्ड। जब तक कि डेवलपिंग जाइगोट यूट्रस से अटैच नहीं हुआ तब तक प्रेगनेंसी अटेन नहीं हुआ। ओवा एक के साथ मिला तो दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फिर वो फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है जब यूट्रस में आता है तो डेवलप होना शुरू होता है एंड इट अटैचेज विद द यूट्रस। Once it attaches with the uterus, we say that the pregnancy is attained. ठीक है? और by chance, by any reason, if uterus remain weak, then after some time what will happen? The developing zygote will detach itself from the uterus or not? Yes, sir. And that is called as abortion. Detachment of the developing zygote from the uterus. ठीक है? तो होता क्या है, किसी लेडी के यदि यूट्रस वीक है तो डॉक्टर क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन एक्सटर्नली लगा देगा, बाहर से लगा देगा। तो बाहर से लगाएगा, हार्मोन वही है तो काम वही करेगा या कुछ और करेगा? नहीं करेगा। तो इट विल स्टार्ट हार्डनिंग द यूट्रस और नॉट। तो इसीलिए कभी कभी देखना प्रोजेस्टेरोन के प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं सो दैट द यूट्रस रिमेन हार्ड एंड इट कैन कीप द बेबी अटैच विद देमसेल्फ और नॉट। इसीलिए देखना जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें क्या कहता है, दौड़ो, दौड़ने का क्या कहता है, उछल जाओ, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से उछल के नीचे कूद जाओ, गेट से उछल जाओ। एक बात समझो, यदि वो कूदती हैं या भागती हैं तो जर्क होगा कि नहीं होगा? और जर्क होगा तो डिटैचमेंट होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको ये सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप दौड़िए या ऐसा कुछ फिजिकल वर्क कीजिए जिससे एक्सर्शन हो, और एक्सर्शन यदि हुआ तो बाई चांस डिटैचमेंट के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि दे शुड बी कूल काम एंड दे शुड सिट रादर देन रनिंग ऑल ओवर एनीवेयर। ठीक है, आया समझ में? अब जो यूट्रस है दैट इज द प्लेस फॉर द प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। अब फेलोपियन ट्यूब तो केवल पैसेज है एंड फेलोपियन ट्यूब इज एक्टिंग एज ए साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन और नॉट। अब इसमें यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। यूट्रस जो होता है, यूट्रस इज providing nourishment to the developing baby, developing जाइगोट कर सकते हो, डेवलपिंग जाइगोट। आया समझ में? अब जो ये सर्विक्स है दैट इज द जंक्शन बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। वेजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, वेजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? फीमेल। फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्पर्म और सीमेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द सीमेन। अब मैंने एक बात कहा था आपको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक। अब एसिडिक क्यों होता है समझिए। जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जब ये यूट्रस का इनर लाइनिंग टूटता है, ओवा रप्चर्ड, ये सब बाहर निकलता है, तो कुछ टिश्यू जो होते हैं वो इन पैसेजेस में यहाँ पे रह जाते हैं। तो जब इन पैसेज में कुछ टिश्यू रह जाएंगे तो वहां पे फर्मेंटेशन होगा या कुछ और होगा? फर्मेंटेशन होगा। और जब फर्मेंटेशन होगा तो क्या चीज रिलीज होता है फर्मेंटेशन में? एसिड। तो इस कारण से ये जो मीडियम है दिस विल रिमेन एसिडिक। तो यदि जब सीमेन आता है, ठीक है, और वो अल्कलाइन नहीं होगा तो सारे के सारे स्पर्म मर जाएंगे कि नहीं? तो जो सीमेन होगा दैट विल न्यूट्रलाइज द मीडियम एंड द स्पर्म विल मूव फ्रॉम द
uterus to the fallopian tube and it will fertilize the egg. So this is how the female reproductive system work. और यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोकेशन देखें तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन. लोकेशन क्या है इसका? इसका लोकेशन है इनसाइड द एब्डोमेन, इनसाइड द एब्डोमेन, इनसाइड द एब्डोमेन. एंड सेकेंडली द ओवरी का जो लोकेशन होता है वो जस्ट बिलो द किडनी बिफोर द फर्स्ट डिलीवरी. क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो लोकेशन होता है ओवरी का वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से. तो बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी द लोकेशन ऑफ ओवरी इज जस्ट बिलो द किडनी. सो दिस इज हाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क इनटू द ह्यूमन फीमेल्स. आया समझ में यहाँ पे? हाँ बताओ. तुम्हें बताया यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट. यस और नो? मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवा इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन. और ये जहां पे होता है दैट इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. उसे क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब. दैट्स व्हाई वी से दैट द फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन और नॉट. अब एक बात देखो, पहले जनरल फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं. तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है. या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इफ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट अकर्स आउटसाइड द बॉडी, if it occur outside the body it will be called as what? Outside the body it will be called as external fertilization. जैसे कि फ्रॉग होता है तो बरसात में देखना क्या होता है, कहीं गड्ढे में पानी होगा तो एक फीमेल फ्रॉग आएगी, वो पानी में गई, वो एग रिलीज करती है. तो पानी में एग आ गया. अब एक मेल फ्रॉग गया, उसने स्पर्म रिलीज किया, तो वो स्पर्म जो है वो जितने भी एग्स होंगे उनको फर्टिलाइज कर देगा. तो ये जो एग है और स्पर्म ये जो मिल रहे हैं ये आउटसाइड द बॉडी मिल रहे हैं या इनसाइड द बॉडी मिल रहे हैं? सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और नॉट. तो इसका एग्जांपल फ्रॉग भी हो सकता है. ठीक है. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी. तो यदि फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्म और ओवा फेलोपियन ट्यूब में मिल रहा है. फेलोपियन ट्यूब कहाँ है? बॉडी के अंदर है या बाहर है? अंदर है. तो इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी और नॉट. तो ह्यूमन बींग्स में यदि हम बात